अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और अहमद अबू बकर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कल बाई इलेक्शन थे, रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अपने एनालिस्ट का इसके ऊपर हम एनालिसिस ले लेते हैं। अबू बकर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस रिज़ल्ट को? वैसे आमतौर पर समझा जाता है कि हुकूमत जिनकी होती है बाई इलेक्शन भी वही जीतते हैं, और ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दिया। जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान में जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसकी मिथ तो यही है कि जो हुकूमतें होती हैं ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो अवाम भी यही एक सिग्नल लेते हैं कि ज़ाहिर गली मोहल्ले के काम होते हैं लोगों के। चूँकि यहाँ पॉलिसी के ऊपर तो हमने बहुत कम देखा है कि वोट पड़ते हों। जनरल इलेक्शन में शायद पड़ जाते हों, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें तो मोड क्लियर होता है कि हुकूमत किसकी है, कौन वज़रा हैं, सूबे में कौन है, सेंटर में कौन है, तो अब किस तरफ जाना है। चूँकि अब वोटर्स जो होते हैं वो इस हवाले से भी एक सिग्नल लेते हैं कि अब हुकूमतों में शायद तब्दीली उस तरह से होनी नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन इसमें जो एक ख़ास बात है, तो लग ये रहा था कि शायद भरपूर रेजिस्टेंस होगी। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता वोटर है वो शायद उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन में निकला है। बिल्कुल सही। एक तो मैंने इसमें कुछ कमी देखी है, या हो सकता है उस तरह से मॉनिटर ना हो सका हो, क्योंकि पूरे मुल्क का इलेक्शन नहीं था, जगह जगह उस तरह से नजर भी नहीं थी, उस तरह से डिस्कस भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा फिर इसमें यह है कि लग रहा था कि शायद यहाँ भी वैसी प्रैक्टिस हो, क्योंकि पोलिंग डे जो है वो 8 फरवरी का बहुत स्मूथ अंदाज में हुआ था। उसमें इरेगुलरिटीज उस दिन की रिपोर्ट नहीं हुई। इवन कि अभी तक वो जो डिजिटल के ऊपर हम फुटेजेस देखते हैं 8 फरवरी के हवाले से हमें नजर नहीं आई। सही। शायद आपने भी अभी तक ना देखी हूँ। लेकिन ये जो कल वाला इलेक्शन है, मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेटेजी जो है इसको नेक्स्ट गियर में डाला गया, क्योंकि उसमें रात को 10 बजे तक एक फ्री हैंड दिया गया कि जो गो विद द फ्लो। उसके बाद फिर मामलात खराब हुए, जो हमने देखा नताइज रुक गए, और उसके बाद 96 घंटे तक जो है वो उस तरह से नताइज का ऐलान नहीं किया गया। और अभी तक भी उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी उस तरह से कोई कंक्रीट नहीं आई, और उस तरह से रेमेडीज भी नहीं हो रही। इसमें मुझे लगता है कि वो जो एक रवायती पाकिस्तानी इलेक्शन का एक झुर्लू फेरने का तरीका है वो हमें जगह जगह दिखाई दिया। खुसूसन जो गुजरात का जो एक हल्का है उसमें हमने देखा है, या लाहौर के 1-2 हल्के हैं उसमें हमने देखा है बड़ी एक हाई हैंडेडनेस किस्म की सिचुएशन रही है, बड़ा कंट्रोल्ड माहौल रहा है। अब तक जितने रिपोर्टर्स को या जितने लोगों को मैंने रिपोर्ट करते हुए देखा है, तो इलेक्शन इस तरह के माहौल में हूँ, ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में। ठीक है। मेरा ख्याल तो ये था कि शायद कहीं सैनिटी प्रिवेल करेगी और हुक्मरान जो है वो होश के नाखून लेंगे और अवाम का जो मंशा है, मर्जी है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। बहरहाल ये एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। नुखैज़ साहब या जो मेरी गुफ्तगू के जो मुखालिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं वो भी शायद यही सोचते हैं कि ये एक वन साइडेड ट्रुथ है या एक वन साइडेड कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है जो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के बाद की जो एक धुन थी वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई है। मैं तो यही कहूँ। नुखैज़ साहब, अबू बकर साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई का वोटर जो है वो उस तादाद में नहीं निकला जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसकी रीज़न फिर वही है कि फॉर्म 45 कुछ और था, 47 कुछ और था, या फिर ये जो उन्होंने सबसे पहले बात की कि हुकूमत जिसकी है तो फिर लोगों को यही पता है कि अब कौन इक़्तिदार में है, तो इसीलिए नून लीग को ज़्यादा वोट पड़े। शुक्रिया सुमेरा। चंद बातें पहले ज़हन में रख लीजिए। ये कहना कि इस इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में वो गहमा गहमी नहीं थी, तो जिस हल्के में ये इलेक्शन होता है ना उस हल्के में गहमा गहमी होती है। बिल्कुल हमें नहीं पता होता। हमारे हल्के में अगर होता तो मुझे भी पता होता, और उसी तरह बैनर लग रहे होते, उसी तरह कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती जिस हल्के में होता। बिल्कुल सही है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हुकूमत जिनकी होती है वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते हैं। तो अबू बकर भाई को याद रखना चाहिए, खान साहब की हुकूमत थी, ज़िमनी इलेक्शन कौन जीता था? उनकी हुकूमत में मेरा जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, सिवाय डस्का के जी। और कोई इलेक्शन वो नहीं जीते थे। हालांकि हुकूमत भी रीजन आपको याद होगी। अच्छा, ठीक है। लिहाजा ये कहना, ये मिथ टूट गई कि जी जिनकी हुकूमत होती है वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा, ये पता नहीं क्यों इनके जहन में है कि अगर पीटीआई को वोट नहीं मिलेंगे तो उसका एक ही मतलब है धांधली हुई है। कोई कंक्रीट एविडेंस होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। ये कहना कि चूंकि पीटीआई नहीं जीती तो इसका मतलब है हुकूमत ने कोई प्लान बनाया था और इसलिए वो जीत गए। सही। जहां तक रही बात वीडियोस की, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब पोलिंग एजेंट से बात कर रहे थे। अच्छा। और यानी उन्होंने कहा कि जी हमसे पहले ही साइन करवा ली हैं, यानी पोलिंग फॉर्म 45 पे पहले ही साइन करवा ली हैं। सो मेरा टेक्निकल एक बात बताऊं जी, आप इलेक्शन की वहाँ
जहाँ वोटिंग हो रही हो उसकी हदूद में तो मोबाइल लेके नहीं जा सकते। ये कौन साहब है जो वहाँ पे बैठ के मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे? पूछना चाहिए ना कि ये कैसे पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ पे तो मोबाइल तो जेब में रखने की इजाजत नहीं है वहाँ पे। चे जाए कि एक साहब वहाँ जाके और वहाँ अमले की वीडियोस बना रहे हैं और अमला कह रहा है जी, पोलिंग एजेंट कह रहे हैं हमसे पहले साइन करा लें। तीसरा सवाल कि अगर उनकी, चले मान लिया ये भी मार्जिन दे दें कि पोलिंग एजेंट से पहले साइन करा लिए गए, पोलिंग एजेंट्स को चूचे बैठे हुए थे, यानी पीटीआई का पोलिंग एजेंट जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन भुगत के बैठे हैं, वो सारी सूरत हाल से बेखबर था, लिहाजा उसने बड़ी मासूमियत से साइन कर दिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि कह रहे हैं ना। और बाकी भी जमातों के जो बैठे हुए थे उन्होंने भी बड़े आराम से कर दिए, और उनमें जाहिर बात है उसमें नून लीग के पोलिंग एजेंट्स भी शामिल होंगे, उन्होंने भी कर दिए। यानी किसी ने कोई रजिस्ट नहीं किया, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम पहले साइन कर देते, ठीक हो गया। इन फेक वीडियोस पे नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा पीछे इलेक्शन जो हुए थे उसमें एक बड़ी इससे भी पहले वाले जो थे जी, उसमें भी ये एक चली थी कि जी फलां उम्मीदवार को, जन मेरे ख्याल शायद जिमनी थे कि नून लीग ने ना वोट बेच रहे हैं, वो किसी ने वहां बैठ के जाली एक नून लीग का दफ्तर बनाया और उसमें लोगों को पैसे देने शुरू किए और उसके बाद ये मशहूर कर दिया, ये देखें जी ये वोट बेच रहे हैं। इसी तरह का एक ड्रामा पहले भी हो चुका है लाहौर लक्ष्मी चौक पे, वो जो प्रिंटिंग प्रेस जी 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 बिल्कुल कि जी ये देखें बैलेट पेपर छप रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे ड्रामों से परहेज करना चाहिए और इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए मुख्तलिफ सोर्सेज से। ठीक हो गया। ये तो ड्रामाबाजी तो होती रहती है और इस मामले में बदकिस्मती से हमारे जो दोस्त हैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, वो इस किस्म की, आज मैं उनकी एक ट्वीट पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनकी जो खातून थी उन्होंने एक ट्वीट की हुई है कि ईरानी सदर पाकिस्तान आए और उन्होंने खान साहब से मुलाकात की जेल में, वो आबदीदा हो गए ईरानी सदर, ठीक हो, और उन्होंने कहा मैं आपकी रिहाई की पूरी कोशिश करूंगा। है कोई करने वाली बात, ठीक है। और आगे से अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्वीट भी हुई है, लोगों ने आगे भेजी हुई है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बगैर तहकीक के। लिहाजा इलेक्शन में इनका जो वोटर नहीं निकला उसकी रीजन ये है, जरा बात मेरी पूरी सुन लीजिए। उनकी उसकी रीजन ये है कि वोटर इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुआ है, इनका वोटर, वो जिस मकसद के लिए उसने वोट दिया था उसके ख्याल में वो मकसद पूरा नहीं हुआ। लिहाजा अब की बार उसे यकीन था कि इस दफा भी वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसका उलट हुआ कि नून लीग जो पिछली दफा भंग पी के सोई हुई थी और जिनको लगता था कि बस कोई ऐसी बात नहीं खुद ही वोटर आ जाएगा, इस बार नून लीग एक्टिव हुई और इसीलिए मरियम नवाज साहिबा के हल्के से वोट मिले नून लीग को, वो पहले से ज्यादा वोट मिले। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल। चले अच्छा, ईरानी सदर के दौरे की बात कर लेते हैं अबू बकर साहब। ये तो कुछ हमारी डिस्कशन हो गई इस पे, किस तरह से देख रहे हैं आज जो है वो आए हैं वो, और आगे जो भी चीज़ें स्केड्यूल हैं, जो भी मुआहदे होंगे, क्या आपको लग रहा है, कोई उम्मीद नज़र आ रही है बेहतरी की? देखिए जी, इस तरह की जो हाई लेवल दौरे होते हैं और मीटिंग्स होती हैं, हमेशा दो मुल्कों के दरमियान बेहतरी की तरफ ही मामलात मुड़ते हैं ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है गुज़श्ता कई 2-3-4 सालों से जो हम देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा गर्मजोशी वाले वैसे ताल्लुकात रहे नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जी। आपको याद होगा जब ईरानियन प्रेसिडेंट इधर आए थे पाकिस्तान लास्ट टाइम, हाँ जी, तो बड़ी बदकिस्मती से उस दिन को चुना गया था। आपको अगर याद हो कि जो बलूचिस्तान में एक नेटवर्क हमने बदनाम ज़माना पकड़ा था, कलभूषण जादेव वाला, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें एक तरह से तलखी हो गई थी, गो के हम उसमें दुरुस्त थे, हमारा मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त था, वहाँ से एक नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था, तो बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल बन गई थी। तो अब ये भी एक ऐसा मौका है, चूँकि जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल है जी जी, उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा जो है ये बड़ा मीनिंगफुल है। ठीक है, पाकिस्तान की एक अपनी पोजीशन है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक देरीना हल तलब मसला फ़लस्तीन जो है, अहले गज़ा का जो आज़ादी का जो मामला है, उनकी लैंड का जो मामला है जी जी, या जो कश्मीर जिस तरह से एक तस्वीर तलब मामला है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर, इनका उनकी करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। और यही मेरा ख्याल है ईरान की भी यही एक प्रिंसिपल पोजीशन है। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त दौरा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान के लिए भी बहरहाल उसमें एक चैलेंज तो ज़रूर है, चूँकि जो वेस्ट के मामलात हैं खुसूसन अमेरिका के और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को देखते हुए और ईरान की पोजीशन को जहन में रखते हुए वो और तरह से हैं। पाकिस्तान गजा की सूरत हाल पे अपनी पोजीशन रखता है, ईरान के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है उसकी एक अपनी हैसियत है, फिर हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं
बड़ा इसमें अच्छे नताइज आएंगे मुझे तो लगता है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है जो अभी तक मैं नहीं सुन सका आज के पूरे दिन में, कि जो गैस पाइपलाइन का जो मामला है, जो हमारी एनर्जी की जो नीड्स हैं, जी। उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी कोई बात आ नहीं सकी जो मेरे लिए तसल्ली की बात हो। दूसरा एक नुक्ता इख्तलाफ है थोड़ा सा, अदब से हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस तरह की नेबरिंग कंट्री का कोई हेड ऑफ स्टेट आ जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर उसके शायान शान अपने जोग्राफिया को जहन में रखते हुए उसे रिसीव करना चाहिए। कम से कम हमारे वजीर खारजा को तो उन्हें रिसीव करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बदकिस्मती की बात है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपको कहीं से लाके कहीं खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। नोखे साहब, ये जो दौरा है, इसकी जो टाइम फ्रेम है, जो अबू बकर साहब भी बात कर रहे हैं, ईरान इसराइल एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है और उस पर उनका यहाँ पर दौरा करना, और फिर मुआशी तौर पर आप इसकी कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं? सुमेरा, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। यानी उसने ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ भी रहना है, और उसने अमेरिका के साथ भी रहना है, सही, और उसने सऊदीया के साथ भी रहना है, और उसने दुनिया के साथ भी रहना। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे मामलात डिप्लोमेटिक तरीके से हल किए जाते हैं। यहाँ 2+2 की पॉलिसी नहीं चलती। दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही। लिहाजा ईरान, जो अबू बकर साहब ने नुक्ता उठाया, इस वक्त पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे कई एक मुल्कों को खुश किया है, या समझ लें कि दुनिया को खुश किया है। ठीक है। ईरान के सदर के दौरे के मौके पे हमारे उनके हम मनसब जो हैं, हमारे सदर मोहतरम या वज़ीर आज़म, उनका रिसीव ना करना, थोड़ी सी इसमें आपको नज़र आएगी, को हिच नज़र आएगी, अच्छा। थोड़ी सी परहेज नज़र आएगी। लेकिन उनका दौरा करना, हिकमत कह लें, हिकमत है कि भाई बस मुनासिब रखना है, इसमें कोई ज़्यादा कोई ये तासुर ना जाए कि गोया पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ इजराइल वाले मामले पे या दुनिया में जो ईरान की पोजीशन है उस हवाले से पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। ओके। ईरान इस्लामी मुल्क है और ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें उसके साथ बहरहाल खड़ा। दुनिया मतलब में बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया भर में हर मुल्क अपने मफादात का सोचता है। वो आप प्रॉक्सी वार आपने बहुत लड़ ली, एग्जैक्टली। अब आपको अपना सोचना पड़ेगा कि आप किसके साथ रहते हैं, तो दुनिया आपके साथ क्या सलूक करती है। अच्छी बात है, पाकिस्तान ईरानी सदर पाकिस्तान आए, कल वो मेरा ख्याल लाहौर भी आज या कल लाहौर आ रहे हैं, और यहाँ भी उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं, बल्कि मुकामी तौर पर छुट्टी कर दी गई है, और उनको उनकी मुलाकात भी हुई सदर मोहतरम से, वज़ीर आज़म साहब से। लेकिन इस मामले को यूं नहीं शो कराना चाहिए गोया ईरान ने जो अटैक किया उस मामले में पाकिस्तान किसी न किसी हवाले से ईरान की सपोर्ट में है। नहीं, अखलाकी सपोर्ट तो हमारी है। हमें ये देखिए, मैं इसमें इजराइल के साथ तो आधी से ज्यादा दुनिया तो उसके खिलाफ हो गई हुई है, बिल्कुल ऐसा ही। इजराइल के खिलाफ तो सारे हैं, हाँ, लेकिन ये सारे ब्लॉक में आपको अपनी पोजीशन को संभाल के रखना होगा। बाकी रही बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भी मसाइल हल होते हैं। ये आपने कश्मीर में भी करके देख लिया, ये फलस्तीन में भी करके देख लिया। इसके लिए सफारती तौर पर पाकिस्तान को भरपूर कोशिश करना होगी। उस सफारती कोशिश में सबसे अहम किरदार जो मुल्क अदा कर सकता है वो सऊदी अरब है। पिछले दिनों उनके भी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आए, और उस दौरे को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। इस दौरे को भी मीनिंगफुल बनाए जब ईरान के सदर साहब। बिल्कुल एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उन पर हम मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं पॉलिटिकली, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं आसिफ किरमानी साहब। सर, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बाई इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में। पूछना ये चाहूँगी सर, आप रीज़न क्या समझते हैं, इसकी बेसिक रीज़न क्या है इस जीत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, 2-3 बातें हैं वेरी क्विकली। एक तो जो ज़िमनी इंतखाब होता है ना, उसमें वो वैसे ही एक रिवायत है, समझा जाता है कि जिसकी हुकूमत है उसी का ही होता है। हालांकि इस रिवायत से हटके मिसालें मौजूद हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये मैं समझता हूँ एक तो इसमें टर्नओवर बहुत कम था इस इलेक्शन में, जो हर ज़िमनी इंतखाब में कम होता है।
लेकिन इस इलेक्शन में जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जहां इलेक्शन हो रहा था जिन हलकों में, लाहौर की मैं खसूसन बात कर रहा हूँ, वहां वो कोई इतना ज्यादा रश देखने में नहीं आया। बहरहाल अब जो जीत गए हैं वो उनको मुबारकबाद, जो हार गए हैं उनके लिए कि वो अगली दफा ट्राई करें, तो यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो वोटर था, मैं समझता हूँ जो पीटीआई का, जिस तरह वो 8 फरवरी को निकला, उस तरह वो नहीं ज़िमनी इलेक्शन में निकला। मुझे कुछ मायूस लगा उनका वोटर, कि भाई कोई उनकी कोई डायरेक्शन लेस लगे मुझे कुछ लोग, पार्टी की आपस में भी उनके ग्रुपिंग चल रही है, आई डोंट नो। तो वो बड़ी तादाद में निकला नहीं जी, और वीजा भी जो उसके अगेंस्ट जो हुकूमती उम्मीदवार थे, जाहिर है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने वोटरों को घरों से निकाल कर वो ले भी आए पोलिंग स्टेशन तक, वोट भी डलवाए और फिर वापस बखैरियत छोड़ भी आए। तो ये मैं समझता हूँ कि दिलचस्पी नहीं ली लोगों ने इस इलेक्शन में। ज़िमनी इलेक्शन में एक तो कम होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो वो गर्मजोशी या जोश और जज्बा नहीं था जो माजी में ज़िमनी इलेक्शंस में देखा गया है, और उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं कि कुछ मुझे मायूसी नजर आई है मुखालिफ के रूप में। ठीक है सर, आपने कहा कि पीटीआई का वोटर जो है वो नहीं निकला, आप क्या इसकी रीजन समझते हैं, क्यों पीटीआई का वोटर बाहर नहीं आया? देखिए, फॉर्म 45 47 का तो सारा शोर शराबा मीडिया पे ही देखा मैंने। अब मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोग गए हैं ट्रिब्यूनल्स में, कितने लोगों ने उसको चैलेंज किया है। सबूत के बगैर तो बात नहीं होती, हवा में मैं बात करने का कायल नहीं। लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इलेक्शंस जो हैं, वो जो कि पाकिस्तान में क्या हर जगह इलेक्शंस होते हैं वो क्लैरिटी लाते हैं, लेकिन ये ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जो कि मुतनाज़िया शक्ल इख्तियार करके, जिसके अंदर फिर आपको 45 और 47 की भी शिकायत नज़र आ गई। यानी कि ये ऐसा इलेक्शन हुआ 8 फरवरी वाला जिससे कि कोई भी पार्टी मुतमिन नहीं है। नून लीग वाले भी शाकी हैं, पीपल्स पार्टी भी शाकी है, जेयूआई भी शाकी है, अपना पीटीआई वाले भी जो बैक कैंडिडेट थे वो भी शाकी हैं। तो मैं लेकिन जो वजह समझता हूँ ये ज़िमनी इलेक्शन में, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, मैं समझता हूँ कि लोगों ने ये देखा कि जो उन्होंने वोट 8 फरवरी को डाला, वो उन्होंने डाला था, चूंकि यहाँ बदकिस्मती से अब शख्सियत परस्ती है इस मुल्क में, जमातें थोड़ी हैं, ये तो शख्सियत परस्ती के एक जगह हैं। वो इमरान खान को डाला उन्होंने, और लोगों ने इसलिए डाला कि शायद उनके वोट की वजह से उनके लिए, इमरान खान के लिए जेल से बाहर आने में कल को आसानियां पैदा हों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका वो वोट जो है वो मटीरियलाइज नहीं हुआ अपने लीडर को बाहर लाने में या उसको कोई रिलीफ देने में, तो मेरे ख्याल उससे भी उनमें मायूसी फैली और वो ज़िमनी इलेक्शन में बाहर नहीं आए। हालांकि इनके पास एक मौका था, और जब जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर की थी मरकज़ में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को कि आप मिलकर हमारे साथ हुकूमत बना लें, अगर वो बना लेते तो मैं समझता हूँ कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते थे उनके लिए। और सियासत में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, रिजिडनेस जो है वो पॉलिटिक्स फिर उसमें नहीं काम आती। तो मेरा ख्याल है कि अब जो हालात जैसे तैसे भी बन गए हैं, इसमें जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनको जरा एक एक दो दो कदम पीछे हटना चाहिए और बैठकर जो असल रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, उन पर फोकस करना चाहिए, जिसमें इकोनॉमी है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगे सुई गैस के बिजली के बिल हैं। तो उस तरफ आना चाहिए, जो रियल इश्यूज हैं। जो हो गया अब सो हो गया, तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन जो वोट जो था ये ज़िमनी इलेक्शन में, लोगों ने ये समझा होगा, वो पीटीआई के लोगों ने, कि हमारा पहला वोट तो हमारे लीडर को रिलीफ नहीं पहुंचा सका, तो अब उन्होंने, एक ये भी वजह हो सकती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो शुरू से अगर हम इसकी कहानी देखते हैं तो एक तासुर ये है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन से बुलाया गया। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, और अगर बुलाया था तो किसने बुलाया? नहीं, डील डूल कोई नहीं हुई। अगर डील हुई होती तो फिर नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बन जाता, फिर हमें सिंपल मेजोरिटी मिल जाती। मैं इस तरह देखता हूँ इसको। हाँ, पार्टी की ज़रूर ख्वाहिश थी कि और पार्टी के कहने पे नवाज शरीफ साहब वापस आए, चूँकि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बगैर PMLN इज़ हेडलेस। ये हेडलेस पार्टी होती अगर नवाज शरीफ साहब ना आते। हाँ, लेकिन ये हुआ कि उनके आने से जो हमारी तवक्कुआत थी या पार्टी की तवक्कुआत थी
कि जी हमें कम अज कम सिंपल मेजोरिटी मिलेगी और नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे, ये पार्टी की ख्वाहिश थी। नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जमात का उन पर प्रेशर था, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर सिंपल मेजोरिटी मिलती है। वो नहीं मिली, अवाम ने हमें वोट नहीं डाला, तो इसलिए फिर उन्होंने, मियाँ साहब ने अपने आप को पीछे कर लिया। उन्होंने कहा भी ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी तजुर्बा है एक कोलिशन गवर्नमेंट्स का, हालांकि उस कोलिशन गवर्नमेंट के पीडीएम के हमें बड़े सख्त नताइज भुगतना पड़े इस इलेक्शन में, अदर भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें कोई सिंपल मेजोरिटी ना मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि पीडीएम की गवर्नमेंट जौन सी थी उसके दौर में जो महंगाई हुई, जिस तरह तूफान आया महंगाई का, लोगों के चूल्हे ठंडे हुए, तो लोगों ने उस पे भी गुस्से का इजहार किया इलेक्शन में वोट डालकर हमारे खिलाफ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनको जो पार्टी के जो रहनुमा थे या पार्टी के जो लोग थे और आवाम थे, उनके कहने पर नवाज शरीफ साहब जो आए हैं, तो अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब को आवाम ने बुलाया, तो सर फिर आवाम ने नवाज शरीफ साहब को वोट क्यों नहीं दिया उस तरह से जिस तरह से उनकी डिज़ायर थी? जी, मैं अवाम का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, मैंने कहा कि पार्टी ने, पार्टी के उनके वर्कर्स, सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले, जो कि अवाम का एक काफ़ी लार्ज सेक्शन है, लेकिन ये मैंने अर्ज़ किया कि पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि वो आए और कैंपेन लीड करें, लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें हुई। अगर आप नवाज शरीफ साहब का माजी की इलेक्शन कैंपेन जो है वो उठाकर देख लें 2008 ऑनवर्ड से, उससे पीछे नहीं जाते, तो आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक दिन में 4-4, 5-5 जलसे भी किए उन्होंने, और कुछ ऐसे अदवार थे बीच में जिनमें के वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता रहा उनके साथ, खुसूसन 2013 का इलेक्शन जो था उसमें मुझे याद पड़ता है कि हम सुबह निकल जाते थे और रात लेट गए हम 4-5-6 जलसे करके वापस आया करते थे, कभी केपी में, कभी सिंध में, कभी पंजाब के जनूबी पंजाब, कभी दूर दराज इजला में, कभी बलोचिस्तान। वो मैंने देखा कि इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब के जो, और उस ज़माने में मुझे याद है इवन 2018 में भी और 13 में नवाज शरीफ साहब ने लातादाद जलसे किए, हर जगह गए। इस दफ़ा भी लोग उनको, जो उनके चाहने वाले वोटर्स थे, वर्कर्स थे, वो उनको सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्यों महदूद किया गया, या उन्होंने खुद महदूद होना मुनासिब समझा कि उन्होंने उस तादाद में जलसे नहीं किए, हार्डली 4-5 जलसे किए होंगे मियाँ साहब ने, तो उससे भी एक मैं समझता हूँ कि पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आपका मंशूर जौन सा था वो बड़ी लेट आया, 8 महीने के, इसको 8 दिन पहले मंशूर आता है आपका जी। उसके बाद फिर जब मियाँ साहब आ जाते हैं वापस, तो मुझे कहने दीजिए कि जो हमारा उम्मीदवार था वो भी ढीला पड़ गया कि अब नवाज शरीफ साहब आ गए, अब यही हमारी कैंपेन चलाएं, क्योंकि हमारे कई उम्मीदवार जौन से थे, जो पब्लिक पल्स थी, वो हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे थे। मुझे कहने दीजिए, बात यह है कि ये सच्ची बात कोई सुनता नहीं है, और जब सच्ची बात करो तो फिर आपको ज़ेरे ताब आया जाता है, आपको नोटिस मिलते हैं। लेकिन एनीवे अल्लाह मालिक है कि एक तो ये सूरत हुई कि भाई तैयार नहीं था कोई, वो उन्होंने कहा बस मियाँ साहब आ गए, यही हमारी कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, कैंपेन इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं चल सकी उस तरह जिस तरह चलनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे ऊपर स्काई लैब मैं कहता हूँ बनकर गिरी चीज, वो थी जो पीडीएम की 16 महीने की गवर्नमेंट की जो थी, लोगों की नाराजगी उससे, महंगाई के हवाले से। और उसमें एक तो ठीक है, अल्लाह ताला ने डिफॉल्ट से बचाया, उसका क्रेडिट जरूर जाता है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, पीडीएम को, लेकिन मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया, लेकिन अवाम का दिवालिया निकल गया। और उसका इजहार फिर अवाम ने 8 फरवरी को आपको वोट आपके खिलाफ डाला, सिंपल मेजॉरिटी ना मिली। फिर एक आखिरी फैक्टर मुझे अर्ज करने दीजिए कि देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है, ये 80 और 90 की दिहाई वाला पाकिस्तान अभी भी नहीं है। यहाँ एक तीसरी नस्ल ऐसी जवान हो चुकी है जो कि 18 साल की उम्र को पहुंच गई है या उससे भी क्रॉस कर गई हुई है, जो वोट देने की भी अहल है, और जो इस रिवायती सियासतदानों, सरमाए की सियासत, रुपए पैसे की सियासत, और ये जो इससे वो आजिज आए हुए, एक वो 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, हम उसको भी उन मानों में पीएमएलएन अट्रैक्ट नहीं कर सकी जिन मानों में हमें करना चाहिए था। वो भी एक हमारे खिलाफ फैक्टर गया। फिर मियाँ साहब का देर से आना, मैं समझता हूँ मियाँ साहब को जो वो अक्टूबर में तशरीफ लाए, 21 अक्टूबर 2023 को, वो उन्हें 4-6 महीने पहले आ जाना चाहिए था, चूंकि पार्टी के मामलात हालात ऐसे थे जो उनकी तवज्जो के
तालिब थे। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों ने हमें वोट आउट किया है। वी शुड एक्सेप्ट इट। हम सिंगल एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे तो ईवान में आ गए, लेकिन हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। ये रियलिटी है। किरमानी साहब, ये बताइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी सदारत प्रोफाइज किया जा रहा है? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं कि अभी कौन उनको मशवरा दे रहा है, चूंकि अब मैं कोई इतना लूप में नहीं हूँ जितना यूज टू बी। हाँ, मैंने अगस्त 2022 में नवाज शरीफ साहब को, जब पीडीएम की गालिबन गवर्नमेंट थी, तो मैं उन्हें तजावीज़ देता रहता था उनके हुक्म पर मुख्तलिफ। तो जहाँ मैंने और तजावीज़ दी थी, मैंने उनको ये भी तजवीज़ तब दी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मैं हालात को देख रहा था जिस तरफ जा रहे, और भी लोग देख रहे थे, और हो सकता है और भी लोगों ने तजवीज़ दी उन्हें यही जो मैं करने जा रहा हूँ। मैंने ये उनको तजवीज़ दी थी कि सर, आप पार्टी के और हुकूमती ओहदे अलहदा कर दीजिए, चूंकि जो हुकूमतें हैं वो पार्टी के ताबे होनी चाहिए, और ये पार्टीज होती हैं जो हुकूमतों को तश्कील देती हैं या जन्म देती हैं। ये हुकूमतें पार्टियों को तश्कील या जन्म नहीं दे सकती। अगर माजी में ऐसा हुआ, तारीख भरी पड़ी है कि जब आपने हुकूमतों ने पार्टियां तश्कील दी तो वो हुकूमतों के जाने के बाद वो पार्टियां तितर बितर हो गई। ये मैंने उनको तजवीज़ दी थी। हो सकता है और लोगों ने भी ये बात की हो, लेकिन मैं अगस्त 2022 से उनकी खिदमत में यर्ज कर रहा था। तो ये इम्कान है, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब को वो सदर थे जब उनके खिलाफ एक, मैं समझता हूँ, झूठा मुकदमा बनाकर उनको जहाँ सजाएं दी गई, जुल्म किया गया, वहाँ उनके सदारत भी उनसे छीन ली गई, और हम लोगों को आज़ाद हैसियत में 2018 के सेनेट के इलेक्शन में जाना पड़ा। हमें तो सिंबल भी हमारे से छीन लिया गया था 2018 में, और सदारत भी उनकी छीन ली गई थी, और टिकट हमारे जौन से तो एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो फिर अदालत ने हमारे पे रहम खाते हुए कहा कि भाई ये किधर जाएंगे, तो चलो इनको आज़ाद लड़ने दो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब एक फैसला कर लें, वो ये फैसला कि उन्होंने अब किस तरह की सियासत करनी है। अगर तो हुकूमत में आना मकसद है तो फिर आप आ गए, फिर ठीक है, फिर आप हम खामोश कंबल लेके बस घर सो जाए। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान में अवाम की सियासत करनी है, पब्लिक की सियासत करनी है, हमने रियल इशू बेस्ड सियासत करनी है, तो फिर मैं बड़े अदब से, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनसे, रहा भी है, अब भी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे कायद हैं वो। उनको फिर सोचना होगा कि फिर हुकूमत और सियासत अब ये साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर तो उन्होंने नज़रियात की सियासत करनी है, अगर उन्होंने इस सिस्टम को तब्दील जो वो करना चाहते हैं, जो इस सिस्टम से वो शाकी रहे हैं हमेशा और रहते हैं, अगर तो उसको तब्दील करना चाहते हैं तो उसका रास्ता अवाम से होके जाता है, ईवान से होके नहीं जाता। मैं तो ये कह सकता हूँ। सर ये बता दें कि इस वक्त PMLN में चल क्या रहा है। एक खबरें ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, और वो एक नए बयानिए की तलाश में हैं। अमलन उनकी कैफियत ये है कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है सर हुक्मरान लीग में? नहीं, पहली बात तो ये कि देखिए, अगर ये नून और शीन का चक्कर होता कोई, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया जाता। ये एक लोगों की ख्वाहिश बड़े अरसे से रही है कि नून में से शीन निकले, लेकिन नहीं निकली। जहाँ तक आपने दूसरी बात फरमाई, क्या आपने फरमाया दूसरा? मुझे सर मैं ये पूछ रही, नवाज शरीफ साहब जो वज़ारत उज़्मा ना मिलने की वजह से कुछ मायूस या फिर नाराज है? जी, मैं नवाज शरीफ साहब के का काफ़ी उनके मिजाज को जानता हूँ। मैंने साल हर साल उनको असिस्ट किया है, और उनका मिजाज शनास हूँ मैं कि जाहिर है, और वो एक बड़ी हसास तबीयत के मालिक हैं, ये भी मर्ज करता हूँ। ही इज़ अ वेरी, उनकी नेचर बहुत सेंसिटिव है, और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, अगर मायूस मैं ना भी कहूँ तो उनको धचका ज़रूर लगा है या लगा होगा, क्योंकि इस चीज़ की ना वो तवक्को कर रहे थे, ना पार्टी तवक्को कर रही थी। लेकिन बहरहाल अब इन्हीं हालात में से मैं समझता हूँ ना कि अगर तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की अजमत रफ्ता, जो माजी में जो नवाज शरीफ साहब का एक ट्रेडमार्क था, वो अगर उसको रिवाइव करना है, जो पार्टी को डैमेज हुआ है, अगर उसको कोई शख्स रिपेयर कर सकता है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। लेकिन अब उनको ये फैसला करना होगा
कि वो जमात में से और हुकूमत में से उनको एक चीज़ का इंतखाब करवाओ। अच्छा किरमानी साहब, आपने बड़े फ्लॉज बताए हैं PMLN की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से, इंटरनली आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि उस वजह से नुकसान हुआ, लेकिन फिर अवाम ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, तो नवाज शरीफ साहब अब फ्रंट फुट पर नहीं है, वो वजीर आज़म नहीं है, तो इससे मजीद नुकसान नहीं होगा पार्टी को? नहीं, मैं इसको और अंदाज से देखता हूँ। उनकी तबीयत को देखते हुए वो अक्सर मुझे कहा करते थे, जब भी इलेक्शंस के दिन आते थे, वो कहते होते थे कि यार दुआ करो कि जिसको भी मिले, चाहे हमें दें लोग वोट, चाहे किसी और जमात को दें, क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि सुकून से हुकूमत कर सके जो भी गवर्नमेंट। वो कभी भी मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं रहे, चूँकि उसमें स्पेस कम होती है। और मियाँ साहब जौन से हैं वो ज़रा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट उनकी अप्रोच होती है भाई, कि ज़रा उनके पास फील्ड खुला हो जिसमें वो आवाम को डिलीवर कर सके, और माजी में किया भी हुआ। तो एक तो ये वजह थी कि वो समझते थे कि मखलूत हुकूमतों को, चूँकि वो खुद भी उसके हक में नहीं, दूसरा उनको स्पेस नहीं थी। फिर आपको मैं याद कराता चलूँ, जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन था, उस दिन मियाँ साहब को एक सहाफ़ी ने सवाल किया था, जब वो अपना वोट कास्ट करने गए, कि जी अगर मखलूत हुकूमत बनी तो क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा ऐसे हाथ अपने इकट्ठे करके कहा कि भाई बाबा खुदा का नाम लो, क्लियर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। तो वो तो उन्होंने, और मैं एक आपको अर्ज कर दूं, ये मैं मालूमात की बुनियाद पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ, मैंने पहले भी अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब की जाती ख्वाहिश नहीं थी वज़ीर आज़म बनने की। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बहुत होता है, और लेकिन चूंकि पार्टी ने उनको मजबूर किया, पार्टी के लोगों ने, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने जी कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने नहीं मुनासिब समझा, और मैं समझता हूँ उनका दुरुस्त फैसला था। उन्होंने अपनी सारी तवज्जो जो है वो मरकूज कर दी फिर पंजाब पर, और वहाँ मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आला बना दिया, पंजाब का बनवा दिया। किरमानी साहब ये बताइए, PTI का मौक़िफ़ ये है कि नून लीग ने इतनी सीटें नहीं ली जितनी का वो दावा कर रही है। आपके ख्याल में हकीकत क्या है? नून लीग ने 8 फरवरी के इलेक्शन में कितनी सीटें जीती हैं? मैं समझता हूँ कि अगर इस इलेक्शन को प्रॉपर कैंपेन की जाती, अगर नवाज शरीफ साहब को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उनके जलसे करवाए जाते और मुल्क गीर एक इलेक्शन कैंपेन की जाती, जो वो माजी में करते रहे हैं, जो उनका तुरा इम्तियाज है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कोई 120-25 नशिस्तें आ जानी थी। मैं ये समझता हूँ कि ये हमें नुकसान जो हुआ है, ये जो मैंने आपको फैक्टर्स गिनवाए हैं, उस वजह से कि हम एक सिंपल मेजॉरिटी तक भी ना हासिल कर सके। तो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये जितनी भी सीटें मिली हैं ये कम मिली हैं। अगर मेहनत ज़्यादा की जाती, अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की जाती, अगर हम इल्ज़ामात की जो सियासत इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली शुरू हुई है, और झूठ की सियासत, हम उसमें अपने आप को उलझाने की बजाय, उलझने की बजाय, हम अपना फोकस जो था अगर रियल इश्यूज पर रखते और आवाम को, लेकिन उसमें हम, जैसे मैंने अर्ज किया ना, देर कर दी हमने। तो लेकिन अब भी मैं समझता हूँ इट्स नेवर टू लेट। अगर नवाज शरीफ साहब, मैंने तो पहले अर्ज किया कि इस वक्त हम मुश्किल में हैं, हुकूमतें बन गई हैं हमारी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल चीज जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पार्टी मजबूत होगी तो आइंदा भी हुकूमत मिलने के इम्कानात होंगे। अब हर दफा तो मखलूत हुकूमतों के तजर्बे नहीं करने ना जी, बार बार तो नहीं करने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आगे आना होगा, और अगर वो पार्टी उनकी है, और अगर उसके लोग उनको ज़रूर सदारत पर, मुस्लिम लीग नून की सदारत की कुर्सी पर देखने के ख्वाहिशमंद होंगे और हैं। क्योंकि देखें ना, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वज़ीर आज़म जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, या वज़रा के पास, कि वो जमात को टाइम दे सकें। वो तो इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अवेलेबल ही नहीं होते, और अवेलेबिलिटी बड़ा इशू रहता है उनका। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सियासी और जमाती और हुकूमती ओहदे अलग होने चाहिए इफ़ यू वांट टू रिवाइव PMLN। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वहाँ से वापस आए पाकिस्तान, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, उतने एक्टिव जितने उन्हें होना चाहिए था। तो इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? इसकी रीज़न क्या हो सकती है? पब्लिक से वो सपोर्ट ना मिलने का खदशा था जो वो चाह रहे थे कि उनको मिलेगी?
देखिए, हमारे हाथ में अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव नहीं था इस दफा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब साफ बात करनी चाहिए कि जो नैरेटिव बनाया गया था, अब मैंने अर्ज किया ना, मंशूर तो 8 दिन पहले आप दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी मुल्क गिर जमात 3 दफा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहा बना हो, और फिर कई दफा उसकी चारों सूबों में हुकूमतें बनती रही, ठीक है जी, और उसके बाद आप हम विदाउट नेगेटिव उतर गए। मैं तो उसको यही समझता हूँ, क्योंकि मंशूर आपका 8 दिन पहले आता है और उसको भी हम उस तरह नहीं प्रोजेक्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए वोट की शक्ल में। तो फिर दूसरी बात यह है कि जो नैरेटिव था वो था उसके कैदी नंबर 804 के हाथ में चला गया। जो कभी हमारे हाथ में होता था नैरेटिव, वो अब उसके हाथ में था। तो लोग जौन से हैं वो फिर पसंद करते हैं जो एंटाई नैरेटिव होता है, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो, वो बात की बात है। लेकिन लोग बल्ले बल्ले फिर उधर चल पड़ते हैं कि जनाब वो डट गया, वो खड़ा हो गया, वो चाहे अंदर से कोई रात को मुलाकातें तलब कर रहा हो, लेकिन सुबह दिन में खड़ा हो गया, जब कोई कहेगा मैं डटा हूं, मैं खड़ा हूं, डट कर खड़ा हूं, तो लोग फिर चल पड़ते हैं। तो नैरेटिव नहीं, हम अपना काउंटर नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, आप सर बात कर रही हैं कि मुलाकातें तलब कर रहे थे बानी पीटीआई, किसके साथ मुलाकातें तलब कर रहे थे सर वो जेल में? उसमें नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं है। ये उन लोगों को चाहिए था जिन लोगों के जिम्मे ये मंशूर था बनाना, उनको चाहिए था कि वो ऐसा नैरेटिव देते कि जो काउंटर करता एक दूसरा जो आपके अपोजिशन का, आपकी जो मुखालिफ सियासी मुखालिफ का नैरेटिव था, वो नहीं कर सके। आसिफ किरमानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे कुछ मजीद सवालात भी हमने करने हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है। चलें, बाकी हलकों की तो हम इतनी बात नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट हलका नवाज शरीफ साहब के लिए लाहौर का हलका था, जिसमें हमने देखा रात के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो रिजल्ट्स जो थे वो तकरीबन यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो उनके हक में आ रहे थे। और अगले दिन कहते हैं ना, सुबह 10 बजे के बाद वाले जो रिजल्ट है उसमें हमने देखा कि मियाँ साहब जो है वो जीत गए। तो क्या इस जीत में खलाई मखलूक शामिल थी सर? ये आप सबको पता है कि जब वो आरिफ अलवी सदर था, दिन में वो बड़के मारते थे, रात को वो जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। फिर रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में कि मैं तो मिलना चाहता हूँ, मेरी वो बात ही नहीं सुन रहा। फिर जब उन्होंने हर तरफ से मायूस हो जाते हैं, फिर वो तोपे गोले चलाना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनका वोट बैंक है, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद सब नीचे आते हैं उसके बाद। तो मैं तो ये समझता हूं कि इन सब को अपना इस वक्त बैठकर अपनी जो भी रंजिशें जाती हैं उनको अलहदा रखें, उसके लिए नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार कर ले, जब भी हो जाए। तो लेकिन इस वक्त जो है वो मिलकर सबको, स्टेक होल्डर्स को बैठकर, मैं तो हमेशा कहता हूँ एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। एक ग्रैंड डायलॉग करें फॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री, फॉर द मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री, जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था। अब मुसीबत है, यहाँ अशराफिया ने कब्जा कर लिया। हर इदारे में आपकी अशराफिया घुसी हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे कहीं देख ले, नेम इट। और जो 98% जिसके लिए ये मुल्क बना था, वो आटे की लाइनों के लिए जलील हो रहे हैं यार। उनके घर की रोटी नहीं पूरी हो रही, उनके चूल्हे बुझ गए, उनके माँ बाप बूढ़े हो गए, और जवान उनके बच्चे हाथों में डिग्रियां लेके सड़कों पे जलील हो रहे हैं। इन लोगों के लिए बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी टाटा या बरला के लिए नहीं बना था, किसी पाकिस्तानी टाटा बरला के लिए नहीं बना था। आप पढ़िए कायदे आज़म की खुतबात, आप पढ़िए कायदे आज़म की स्पीचेस कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। उन्होंने तो कहा कि ऐसा पाकिस्तान जो जहां शराफिया अपने तौर अतवार नहीं बदलेगी और इस्तेहसाल नहीं बंद करेगी गरीब और मिडिल क्लास का, तो मुझे ऐसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं। आप पढ़िए ये कायदे आज़म के फरमुदात है। अगर गलत मैं कह रहा हूं तो मुझे सजा दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ अब जो लोगों के इशू हैं, अमीर अमीर तर हो गया है, गरीब गरीब तर हो गया है। यार खुदा का खौफ करो। क्या गरीब की किस्मत में यही लिखा है? मुझे बताइए कि वो एक कच्ची आबादी में, एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर वो पैदा होता है, वहीं जवान होता है, वहीं उसकी शादी होती है, वहीं बूढ़ा होता है और वहीं मर जाता है।
फिर आप कहते हैं कायद आजम का पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए जो लोग ये बात करते हैं। लोगों को रोटी दीजिए, लोगों के मुआशी मसाइल हैं, अपने मुआशी मसाइल हल बाद में कर लीजिएगा। अल्लाह ने आपको सबको बहुत दिया है, जितनी भी लीडरशिप है। असल जो लोग हैं जिनके लिए ये मुल्क बना था, बीबी सुमेरा बीबी, उनको सर्व करें, उनकी दुआएं लें, अल्लाह ताला आपके हालात भी बेहतर कर देगा। सर ये बता दें कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब इक़्तिदार में आ चुकी है पूरी तरह से। तो नवाज शरीफ साहब हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को लेकर उनका आज भी इदारों की जो सियासत में मुदाखलत है उसके ऊपर मौक़िफ़ वही है या बयानिया वही है, या 2017 में 18 में हमें सुनने को मिलता था, या फिर अब इक़्तिदार में आ गए हैं, हालात बदल चुके हैं तो बस अब जज्बात भी बदल चुके हैं और कुछ रिटायर्ड फौजी जर्नैलों का जो मामला है वो अब खुदा के सुपुर्द कर छोड़ा है हमने? देखिए, मियां साहब का एक बहुत क्लियर विजन है बड़े अरसे से। वो कहते हैं, और वही मैं आपकी खिदमत में वन लाइन दर्ज कर देता हूँ, वो कहते हैं कि तमाम इदारे आइन और कानून की हदूद में रहकर काम करें, बस ये उसका इशू है सिर्फ। और यही बातें बाद के लोगों ने भी कही। तो आइन और कानून जो है उसको वो सुप्रीम होना चाहिए। जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ आइन की हुक्मरानी है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है। इसमें हमारे अवाम जो है उनको भी थोड़ा अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें आदतें तब्दील करनी चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन नहीं करनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं मिसालें दे रहा हूँ ना, मतलब लीडरशिप पे तो क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन हम वो कौम है जो सुर्ख बत्ती पे रुकना तौहीन तस्वुर करते हैं। हम वो कौम हैं, अगर हम कौम हैं रह गए हुए तो, क्योंकि जिन्होंने कौम बनाई थी वो जो हजूम था और उसको उसने कौम बनाया। अगर तो हम कौम हैं तो फिर हमें कतार में लगना आना चाहिए, हमें सुर्ख बत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। एक शख्स गुजर रहा है, राइट ऑफ वे उसका है, चलने वाले का, उसके एहतराम में रुकना चाहिए। लेकिन हम तो काली गाड़ियों में काले शीशे लगे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जो अंदर बैठा है वो रोनता जा रहा है, उस अंदर वाले को बाहर वाला पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, बाहर वाले को उस गाड़ी के अंदर बैठा नहीं नजर आ रहा। कौन? कहने का मेरा मतलब है कि ये इनइक्वालिटी जो है, ये जो एक बहुत बड़ा एक गैप और एक खलीज आ गई है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अमीर अमीर तर हुआ, 75 सालों में गरीब गरीब तर हुआ। इस अमल को भी रोकना होगा, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि आइन और कानून के दायरे में रहें, हकदार को उसका हक दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो देखिए महीनों में सालों में पाकिस्तान तरक्की करे। सर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, 6 जजेस ने बैक वक्त एक ख़त लिखा है, एक बड़ा एक अदालती टर्माइल है, और इसके नतीजे में आज दोनों हाई कोर्ट्स जो हैं पेशावर और लाहौर ने भी फुल कोर्ट में तजावीज़ दी हैं, और कल जो आने वाला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपनी तजावीज़ दे रही है इसके ऊपर, फुल कोर्ट को, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसको। तो मुझे ये बता दीजिए कि सर इसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी स्टेप इन हो सकते हैं? सुना था वो फरीक बन रहे हैं जजेस का, ये जो सियासी मुदाखलत वाला और अदालती इंजीनियरिंग का जो मामला है। नहीं ये खबरें चली थी, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि अगर तो नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं समझता हूँ, कोई माने ना माने, ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, अगर तो वो उसके अजाले के लिए, या वो चाहते हैं कि जिस तरह रिवर्स हो वो चीज़ें और ट्रूथ सामने आए, तो अगर वो जाना चाहें तो उनका एज अ सिटीजन एक राइट है, लेकिन अपनी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना चाहिए अगर वो जाना चाहते हैं। बाकी जो जजेस हजरात का मामला है, दिस इज बिटवीन ये 6 जजेस हजरात एंड बिटवीन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने, ये जज साहिबान जाने, उसमें मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए। अगर वो जाना चाहते हैं अपने खिलाफ जो उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उसका रिवर्स करवाने के लिए, तो वो उनको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए कोर्ट में। करमानी साहब, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह और शाहिद खान अब्बासी साहब पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं। ये लोग आजकल चैनल्स पे बयानात जो दे रहे हैं उसमें वाज़े तौर पे नाराज़गी की एक झलक है PMLN के ख़िलाफ़। इसकी क्या वजह है? मैं शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से बात कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी के हवाले से बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो इतना को नहीं, मैं उस मामले में जाना चाहता हूँ लोगों के, उनके क्या वजूहात हैं, मेरे ख्याल उनसे ही पूछें। शाहिद खान अब्बासी साहब की देखें, पार्टी के लिए ही इज़ ट्वाइस सीनियर टू मी इन PMLN, अगर मैं अपनी बात करूँ,
अपनी ज़ात के हवाले से। तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेहतर होता कि उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता, क्योंकि उन्होंने हर गर्म सर्द में वो पार्टी के साथ रहे। देखें ना, कुछ लोग होते हैं वो जेल काट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सड़क पर एहतजाज करते हैं, कुछ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, कुछ टीवी शोज़ में डिफेंड करते हैं पार्टी को, कोई बयानात में करते हैं, कोई कुछ करते हैं। हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो अपना रोल प्ले करता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने तो काफ़ी मार खाई है इस पार्टी के लिए, और मेरा तो ख्याल था कि उनका जाना जो है, मैं उसको एक नुकसान समझता हूँ। सर ये बता दें, एक बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है फैज़ाबाद धरना को लेकर, उसके जिम्मेदारान को लेकर। अब जो नवाज लीग की पोजीशन है उसके रहनुमाओं की, वो तो अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो चुकी है। तो इस पर नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। तो जनरल फैज़ हमीद जो है रिटायर्ड, उनके खिलाफ जो मामला था वो तो अब सारा पैकअप हो गया, रिवर्स हो गया। ये क्या कहानी है सर? नहीं, खामोश नहीं है मियाँ साहब। अब जाहिर है कि अगर रिपोर्ट आ गई है तो उस पर क्या कहा जाए। अब जाहिर है जो जिन लोगों को बुलाया गया उन्होंने अगर वहाँ क्लीन चिट दे दी है, और बरमला हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं, और मैं भी ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में लोगों के मजहबी जज्बात जो हैं वो बहुत ये सेंसिटिव नेचर के होते हैं, और वो मजरू हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं खुद भी ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि इसमें कोई इदारों का इंटरफेरेंस होगा। वो जो धरना हुआ, यही कमीशन ने भी कहा है, यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी गालिबन ऐसी ही बात की है, दूसरों ने भी ऐसी बात की है। कुछ लोग तो पेश भी नहीं हुए और वो फिर भी रायज़नी कर रहे हैं जिनको बुलाया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन। ये बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अगर अब इसी वो ये कहते हैं ना, पंजाबी च कहते हैं कि पानी च मधानी, कि वो आप पानी में मधानी मारेंगे तो उससे वो दूध, लस्सी या मक्खन तो निकलेगा नहीं, वो पानी पानी रहेगा। तो अब ठीक है, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, जिसको कोई एतराज़ है वो उसको चैलेंज कर दे। सर, सदर जरदारी के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास के मौके पर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जो है पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा भी शरीक नहीं हुई। तो इससे तो कोई अच्छा जेस्चर नहीं जा रहा पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, इत्तेहादी हुकूमत कायम है। नहीं, देखिए उसमें नवाज शरीफ साहब का मुझे नहीं मैं नहीं जाती, मैं खामखा क्या सराही करूँ कि वो क्यों नहीं गए। हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत हो। जहाँ तक मरियम बीबी की बात है, जाहिर है शी इज़ नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उन मानों में शी इज़ नॉट MNA और सेनेट में नहीं है। तो ये एक जॉइंट सेशन था, तो काफ़ी लोग नहीं गए। तो हो सकता है उनकी ज़ाती उनको मसरूफियात हो, लेकिन इसको कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। तो फौज की आला क़यादत भी नहीं मौजूद थी। कोई ख़ास मैसेज है जरदारी साहब के लिए इसमें, या कोलिशन गवर्नमेंट के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो होती है ना, जो एंगेजमेंट जोन सी, इसमें मतलब मुझे याद है, हमें कई सैकड़ों इन्विटेशन आते होते थे। कई जगह हम अवेलेबल हो सकते थे, कई जगह हमारी दीगर एंगेजमेंट्स होती थी, कहीं हम और कमिटेड होते थे तो हम नहीं जा पाते थे। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं हर चीज़ में से नेगेटिव पहलू नहीं निकालता, मैं उसको पॉजिटिव देखता हूँ कि हो सकता है जो लोग वहाँ नहीं गए वो हो सकता है उनकी कोई दीगर मसरूफियात हों, क्योंकि उन्होंने कोई एज अ मेंबर तो वहाँ जाना नहीं था, एज अ ऑन स्पेशल इन्विटेशंस लोगों को बुलाया जाता है। तो जो लोग आ गए फाइन, जो नहीं आए उनकी कोई अपनी जाती मजबूरियां या उनकी कोई कमिटमेंट्स होंगी जनाब। अच्छा सर, ये जो अबू बकर साहब ने सवाल किया है, इसी का एक हिस्सा ये भी है कि इस मौके पे जब पार्लियामेंट से इजलास के सदर जरदारी साहब का खिताब था तो फौज की आला क़यादत भी मौजूद नहीं थी। ये कोई ख़ास पैगाम गया है? देखिए, अब जो भी कह लें, अब बन गई है हुकूमत, और अभी पीपल्स पार्टी ने तो उसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जाहिर है कई अहम ओहदे उनके पास आईनी ओहदे हैं। सदर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का भी गालिबन उन्हीं के पास है, जहाँ तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब गलती की गुंजाइश निश्ता, मैं पहले अर्ज कर दूं, ये हुकूमत अगर डिलीवर करेगी तो काम चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि 6 महीने से 1 साल के दौरान इन तमाम लोगों को बशमूल पीपल्स पार्टी दे शुड जॉइन द गवर्नमेंट, और उनको अपना जो है वो बोझ जौन सा है वो उठाना चाहिए। उनको भी ये नहीं हो सकता कि
मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं अच्छी बात। पहले भी वो पीडीएम में साथ रहे हैं। मुल्क के जो चैलेंजेस हैं वो तकाजा करते हैं इस बात का, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाई सारे लोगों को साथ लेकर चलो। ये एक कोई भी सिंगल जमात जौन सी है पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस है उनसे बाहर नहीं निकालने में कामयाब हो सकती। रह गई इस हुकूमत की बात, इसको आपको 6 महीने साल देना पड़ेगा। और अगर अल्लाह ना करे अगर ये डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर मैं जमहूरियत का मुस्तकबिल को इतना अच्छा भी नहीं देख रहा इसमें। किरमानी साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आखिरी, आगे किसी ने करना हो तो। ईरानी सदर साहब तशरीफ़ लाए हैं इन हालात में जब इजराइल और फ़लस्तीन वाला तनाज़ा भी है और ईरान की तरफ से अटैक भी हो चुका। इन हालात में ईरानी सदर साहब का पाकिस्तान का दौरा, क्या इसमें तवक्कुआत की जा सकती हैं और इससे हमें समरात क्या हासिल होंगे? हाँ, ये देखिए, ईरान हमारा बड़ा पुराना दोस्त रहा है, इत्तेहादी मुल्क रहा है, और बहुत जो मेरी एज के लोग हैं या मेरे से ज़्यादा एज के लोग हैं उनको ज़रूर ये याद होगा कि 1965 की जो पाक भारत जंग हुई थी उसमें ईरान ने हमें बड़ा आउट ऑफ द वे खुलकर सपोर्ट किया। तो एक हमारे उनसे दरीना ताल्लुकात हैं। बीच में ज़ाहिर है कभी कभार जो जब नेबर साथ साथ होते हैं तो गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन मैं उनके दौरे को खुश आइन समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये उनको हम वेलकम करते हैं और एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है। और स्पेशली हमारा उनके साथ एक मंसूबा जौन सा है वो जेपडी में गया हुआ है, वो जो गैस पाइपलाइन है, अगर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये जो महंगे सुई गैस के बिल आ रहे हैं इनसे जान छूट जाएगी। अगर चाइना के साथ सी पैक जो कि गुज़श्ता हुकूमतों में स्लो कर दिया गया था, ख़ुसूसन पीटीआई की गवर्नमेंट में, अगर उसको तेज़ी आती है तो ये तमाम चीज़ें फिर SIFC एक बन गई है। तो अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को माशी बुरानों से निकलना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लेकिन उसके साथ एक कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। तो हमें कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आगे आना होगा, अपने अपने शोबे के जो माहिरीन हैं, और कलेक्टिव विजडम के साथ हमें आगे चलना होगा। और मैं जो ईरान के सदर का ये दौरा है इसको एक बहुत मुस्बत तौर पर देखूँ। ठीक है आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया और बड़े अहम इश्यूज़ पर बड़ा खुलकर बात की। नुखै साहब बड़ा खुल के बोले आसिफ किरमानी साहब, ज़्यादा ही खुल के बोले हैं, मेरा ख्याल है। सारे जो उनकी पार्टी के जो हकायक हैं और उनके जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उनके जो फ्लॉज हैं या जो उनके अच्छे पॉइंट्स हैं वो सारे बड़े खुल के उन्होंने बात की है। आज के प्रोग्राम से इतना ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।